जय दोस्तों, आज अपन को भारत के भूगोल के जो अपन ने 2 यूनिट कर ली थी उनमें से दूसरी यूनिट को पार्ट 3 करने हैं अपन ने, क्योंकि दूसरी यूनिट के 2 पार्ट तो कर रहे थे। आज अपन को 300 पार्ट करने हैं। ठीक है। अच्छा, पार्ट 3 में पार्ट जो 3 है उसमें अपन को क्या पढ़ना है, उत्तर का विशाल पर्वतमाला और उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है। यदि हम थोड़ा सा आपको बता दें कि अपन ने क्या किया था कि जो भारत का भूगोल है उसके अंतर्गत जो दूसरी यूनिट है उसमें अपन ने देखा था भारत का भौगोलिक इतिहास। यदि हम भारत के भौगोलिक इतिहास की बात करते थे तो की थी तो इसको 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें से अपन ने क्या कर लिया था, दक्कन का जो भूगोलिक दक्कन का पठार है या दक्कन की उच्च श्रेणी है उसको अपन ने कर लिया था। उसके अंतर्गत अपन ने 8 पार्ट पढ़े थे, जो 8 पार्ट आपको हमने अच्छी तरह से समझा दिए थे। आज अपन को क्या करना है, जो अपना तीसरा पार्ट होगा वो आज अंतिम पार्ट होगा। इसमें आपकी दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसमें पढ़ेंगे अपन क्या, तो जो अपना उत्तर का विशाल पर्वतमाला है और उत्तर का विशाल मैदान है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम बता दें आपको, उत्तर की विशाल जो पर्वतमाला है उसको पढ़ेंगे अपन किसके रूप में, तो हिमालय पर्वत के रूप में। अच्छा, यदि हम हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर क्या लिखा है, हिमालय की उत्पत्ति तथा उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण। ये दोनों टॉपिक हैं। तो अपन ने एक टॉपिक तो कर लिया था, आज अपन को दूसरा टॉपिक करना है। तो अपना टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए, तो दूसरा टॉपिक अपना क्या होता है, उत्तर के विशाल पर्वत माला का निर्माण या उत्पत्ति। चलो, अब हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे। देखो, अभी हम क्या करेंगे, केवल आपको सिर्फ ये बताया जाएगा आज की वीडियो में कि जो अपना हिमालय पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, यानी उत्तर के जो हिमालय जो उत्तर भारत में जो पर्वतमाला है उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है। और पर्वतमाला के रूप में कौन है अपने ऊपर, तो हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की आज उत्पत्ति के बारे में समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है। और आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको सीख जाएंगे आप लोग, पता चल जाएगा कैसा होता है। अच्छा, तो यदि हम आपको बताएं कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अगर आपको बताएं तो इसको समय काल बहुत पुराना है। बहुत पुराने को जो हमने महाकल्प युग जो आपको बताए थे, महायुग बताए थे, उनमें जो सिनोजोइक युग है वहाँ इसके निर्माण के जो छोटे छोटे कालखंड हैं उनमें हुआ है। ठीक है। अच्छा, सिनोजोइक युग के बारे में बात करें तो इस युग में क्या हुआ, अपने हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो हमें पता कैसे चला, सबसे पहले तो यही बात होती है कि हमें मतलब पता कैसे चल रहा है, पता कैसे चला कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सच है या गलत है। तो ऐसे कई लोगों ने क्या किया, कई विद्वानों ने, कई भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने मत दिए। ठीक है। तो आपको केवल और केवल जो अपन को बताया गया है बुक्सों में या स्रोतों में, तो आपको उनके अनुसार यदि बताएं तो आपको 2 मत ऐसे हैं जिनको आपको याद करके चलना है, क्योंकि अपना तो कुछ है नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है, किसी ने कहीं से अध्ययन किया है, किसी ने कहीं से अध्ययन किया, तो स्रोतों से तो किया है। अब किसको कितना पता है, कैसा पता है, ये सब सारे टीचर आपको अच्छा बताते हैं, आप अच्छी तरह से समझते चलेंगे। ठीक है। तो हमारे अनुसार जो हमने हिमालय के बारे में खोज की है तो उसके अनुसार आपको 2 चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, यदि हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो आपको 2 सिद्धांतों को याद करके चलना है। ठीक है। अच्छा, तो एक सिद्धांत अपन का कौन सा है, तो कोवर का भूसन्निधि सिद्धांत, और दूसरा अपन है मॉर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तन सिद्धांत। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप आज इन 2 सिद्धांतों को पढ़ेंगे। इन्हीं सिद्धांतों में पता चला है कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे है। ठीक है। और इनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, आप समझेंगे कि कैसे हुआ है हर एक चीज़। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको कौन से, तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में 2 सिद्धांत दिए गए हैं। तो अपन को पहला सिद्धांत अपना कौन सा हो जाता है, कोवर नाम के एक विद्वान है भूगोलवेत्ता, तो कोवर का भूसन्निधि सिद्धांत, और दूसरा पढ़ेंगे अपन मॉर्गन तथा आइजैक का
प्लेट विवर्तन सिद्धांत। चलो अब अपन को ये दोनों सिद्धांत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि जो इन दोनों के मत हैं, इन मत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति को सर्वोत्तम माना गया है। क्या किया गया है? सर्वोत्तम माना गया है। देखो ऐसा करते हैं, हम सीखने की कोशिश करेंगे। देखो रटेगा कोई नहीं, पहले समझो आप कौबर कौन है? एक विद्वान है। भूसन्नति आप लोग जानते नहीं जानते? देखो भूसन्नति क्या कहलाती है, पहले हम भूसन्नति समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमको इन्होंने कैसे बताया है कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे है। भूसन्नति का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे पहले स्थलखंड, ये पृथ्वी का जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो एक तरह से एक गैसीय गोला था, दहकता हुआ अग्निपिंड था। धीरे धीरे ये ठंडा होता गया तो इस पर विशाल चट्टानें, विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ था? वायु का निर्माण हुआ। वायु के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे जल का निर्माण हुआ। जल से क्या होता है? तो दो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी अपन को जल तथा थल की, इसको समझने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस पृथ्वी पर दो चीज़ें ही मानी जाती हैं, एक तो जल, एक दूसरा अपना थल होता है। ठीक है, यदि हम जल की बात करते हैं तो ये अपना कितने मतलब लगभग तीसरे हिस्से पर पानी और एक हिस्से पर स्थल है। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि भूसन्नति क्या है। भूसन्नति का मतलब है समुद्री जीव जंतु, उनके अवशिष्ट या उनके ऐसा समझ लेते हैं अपन, जो जीव जंतु होते हैं वो कई तरह के होते हैं। उनके मरने पर जो उनके अवशिष्ट बचते हैं, और जो टैथिस सागर है, भूसन्नति के सिद्धांत जो गोबर ने बोला है कि टैथिस सागर में ऐसे अपशिष्टों का जमा हुआ, और इन्हीं जमाव के कारण क्या हुआ, हमारे किसका, हिमालय पर्वत की काराकोरम श्रेणी, क्यूनिल श्रेणी और हिमालय का निर्माण हुआ है। मतलब सीधा सा सिद्धांत है कि जो पानी में अवशिष्ट पदार्थ जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, उसका हो गया, बन गया टैथिस सागर। हमने क्या बताया था, जो गोंडवाना और अंगारा लैंड के बीच में जो खंड था, बीच का भाग हिस्सा था, जो अपने पेंजिया पड़ा था ना, उस टाइम पे बताया था, पिछले वीडियो में देख लेना। तो अपना के जो बीच में जो पानी भरा था या बीच में जो सागर था उसको बोला जाता है टैथिस सागर। तो इनका कहना है कौबर का, कहने का तो भूसन्नति क्लियर हो गई ना, कि भूसन्नति अर्थात अवशिष्ट पदार्थ, जीव जंतुओं के अवशेष या अवशिष्ट पदार्थ जो इकट्ठा होते गए और एक टैथिस सागर के रूप में इकट्ठा हुए। तो उन्होंने बोला कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के लिए जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो इसी टैथिस सागर के स्थान पर हुआ है, यानी वो टैथिस सागर है, वो ही आगे जाकर परिवर्तित होकर हिमालय पर्वत, कुनलुन पर्वत और काराकोरम श्रेणी में परिवर्तित हो गया है। चलो ये बात अच्छी है। तो आपको बताएं, जो हिमालय पर्वत है आपको, तो सबसे पहले इधर हिमालय पर्वत देख लें अपन। हिमालय पर्वत की बात करी जाए तो ऐसे 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 अपन ऐसे समझें, ठीक है। तो ये है अपना हिमालय पर्वत, ठीक है, ऐसा समझते हैं अपन, है। अच्छा, और सबसे छोटा नीचे हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इन्होंने बोला। अच्छा, इसके बाद आपको देखें तो जीत हो गया अपना कौन सा, हिमालय पर्वत। आज ओनली अपन उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। और कुनलुन श्रेणी यहाँ पर है अपनी कौन सी, ऊपर हिमालय के, अपने हिमालय में यहाँ पर कुनलुन श्रेणी, ठीक है। वो यहाँ पर है अपनी काराकोरम श्रेणी, ठीक है। कौन सी अपनी, तो काराकोरम श्रेणी है। तो आप यहाँ पर समझिए उन्होंने क्या बोला, जो टैथिस सागर था, देखो हमने आपको उस दिन ही बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहे। आपको पता होना चाहिए कि ये अपना क्या था, पेंजिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो था पानी, जैसे इसको तो बोला जाता था पैंथालस सागर, ठीक है। यहाँ पर अवशेषों के जमाव को, इसी अवशिष्टों के जमाव, यहाँ पर थे अवशेष बहुत सारी मात्रा में। तो इन्हीं अवशिष्टों के रूप में किसका निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत, कुनलुन पर्वत और काराकोरम श्रेणी का निर्माण हो गया। तो आप बस समझते चलिएगा कि जो अपना टैथिस सागर है उसके जगह पर क्या है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आज जहाँ जो वर्तमान में हिमालय पर्वत है उसके स्थान पर पहले क्या था, या उसके स्थान पर पहले उसके स्थान पर क्या
था। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए टेथिस सागर। अब समझ में आया कैसे? टेथिस सागर। तो भूसन्निधि अर्थात अपशिष्ट पदार्थ। अच्छा, अभी दूसरा एग्जाम्पल और देते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपने देखा होगा शायद आसपास में, हालांकि मैंने तो देखा है। यदि आपने देखा हो तो सिटी होती है जो अपना आधुनिक शहर, मतलब जो शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, तो वहाँ से कचरा निकाला जाता है। यहाँ पर तो पर गांव क्षेत्र, जो गांव क्षेत्र के होते हैं, तो यहाँ पर कचरे का पता नहीं चलता है। अच्छा, जब जहाँ बहुत बड़ी सिटियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी दिल्ली है, कोलकाता है, बड़ी बड़ी सिटी मुंबई है, यानी बड़े बड़े शहर जहाँ होते हैं, तो वहाँ से जो कचरा निकलता है, उस कचरे को गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऐसे स्थान पर रख देती है जहाँ पर अनुपजाऊ ज़मीन हो, उस पर इकट्ठा करती जाती है। अच्छा, जब इकट्ठा करती जाएगी तो वो कचरा क्या हो जाएगा, रखा रहेगा। जब रखा रहेगा तो उसके ऊपर जमा, मतलब सालों तक वो कचरा एक दूसरे, मतलब फिर से आएगा, फिर उसके ऊपर रख दे देंगे, फिर से आएगा, फिर उसके ऊपर रख देगा। तो क्या होता है, वो उसमें दबाव पड़ता है, दबाव के कारण वो कचरा क्या है, दबता जाता है। जब दबता जाता है तो कभी भी हो, जब कचरा क्या है, अपशिष्ट है, उस अपशिष्ट पदार्थ को, उस अपशिष्ट पदार्थ से बहुत भयानक और बहुत हार्ड, कठोर चट्टानों का निर्माण हो जाता है, उसी को बोलते हैं अपशिष्ट पर्वत। अच्छा, इसकी बनता कैसे है, तो उसकी परिस्थितियाँ होती हैं। देखो, सूरज का प्रकाश, वर्षा, ठीक है, और ठंड का मौसम, ठीक है, एक कंडीशन है। नेचर, हर एक चीज़ आप याद रखना, नेचर सब कुछ कर सकता है, और एक सारी चीज़ें कौन करता है, तो नेचर करता है। तो जो वो अपन कूड़ा रख रहे थे होते, ठीक है, वो कूड़ा का हो सालों तक रखा रहता है, और जब वो सालों तक रखा रहेगा, तो जब ऊपर रखते जाएंगे तो दबाव के कारण, एक तो दबाव होगा, संपीड़न होगा, ऊपर से धूप पड़ रही है, ऊपर से प्रकाश, ठंडी, बरसात, ये मौसम हो रहा है, प्रकाश, तो ये सारी जब कंडीशनें होती हैं तो उस चीज़ का क्या हुआ है, उस चीज़ का संपीड़न होता है, और एक किस चीज़ में बदल जाती है, तो कठोर चट्टानों के रूप में बदल जाती है। उसी वही रूप ले लेता है किसका, अपशिष्ट पर्वत का। किसका? अपशिष्ट पर्वत का। इसी तरह इसको समझ लेते हैं अपन, किसको, अपने टेथिस सागर। यानी टेथिस सागर में क्या होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ थे उनकी जगह उनको क्या होगा, वो इकट्ठे होते गए बहुत सारे, और ये परिस्थितियाँ तो ऐसी चलेंगी, क्योंकि प्रकृति तो अपना काम करती है और हमेशा करती रहेगी, क्योंकि और परिवर्तन तो होता है, प्रकृति का नियम है, तो होएगा। तो जब आपको पता है कि यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ थे, जो टेथिस सागर था वहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ थे, धीरे धीरे ये बढ़ते गए, और जब बढ़ते गए तो यहाँ पर क्या, किसका निर्माण हो गया, किसका हुआ, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया है। ठीक है। अच्छा, हिमालय के साथ साथ आपको कुल्लू पर्वत भी ध्यान रखना है, जो कि अपना ऊपर है, और उसके बाद काराकोरम श्रेणी है, जो कि अपने हिमालय का हिस्सा है। तो इनका निर्माण भूसन्निधि के अनुसार कैसे, कोबर के अनुसार, किसके अनुसार, कोबर के अनुसार इन्होंने बोला है कि जहाँ टेथिस सागर था, अब एक ही बात में याद करना है, जहाँ टेथिस सागर था वहाँ पर आज हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इनका कहना है कि टेथिस सागर के द्वारा ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन है, उनको याद करके चलेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या याद करके चलना है आपको, पहला पॉइंट, टेथिस सागर के स्थान पर क्या है, आज हिमालय पर्वत है। ये क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं, हिमालय पर्वत। ठीक है। टेथिस सागर जो है उसी के स्थान पर क्या है, आज हिमालय पर्वत है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या याद करके चलना है आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है। यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इन्होंने बोला कि भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना बोला जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि पूछा जाए आपसे कि पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है, तो भूसन्निधियों को। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब ये 2 बातें याद करने के बाद दूसरी बात याद करेंगे, कौन सी, जो अपनी कोबर का तो हो गया, आपने सुन लिया। अब आ जाएंगे मॉर्गन। यदि हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा उचित व्याख्या करते हैं ये लोग। तो दूसरा पॉइंट क्या बनता है अपना, मॉर्गन तथा आइजैक का प्लेट विवर्तन सिद्धांत। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, आप सुनिए। आप देखो,
इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वर्ल्ड पर लेके चलेंगे हम, आपको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इनका कहना है, ठीक है, इनका जो मॉर्गन और आइजैक है, इनका कहना है, यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा, समझ में आ जाएगा कि जो इस पृथ्वी का कौन सा दक्षिण पूरब हिस्सा है, दक्षिण पूरब का हिस्सा मतलब किसका, इस पृथ्वी पर जो दक्षिण पूरब हिस्सा, इसको मान लेते हैं अपन दक्षिण पूरब, क्योंकि यहाँ पर अपना कौन सा है अंगारा लैंड, यहाँ पर है गोंडवाना लैंड। इनका कहना था कि जब वो पेंजिया के रूप में था तो उसके हिस्से टूटे, धीरे 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 टूटते गए टूटते गए टूटते गए। इसी तरह सेनोजोइक युग में, कब, सेनोजोइक युग में, ये याद करके चलना है। इनका कहना है कि सेनोजोइक युग में क्या हुआ, एक भारतीय प्लेट टूटी, क्या हुआ, एक भारतीय प्लेट टूटी और ये यूरेशिया प्लेट में टकराई। क्या हुआ, यूरेशिया प्लेट में टकराई। वो एक कितने साल पुराने आज से, तो लगभग बोला गया है कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व। कब, 7 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ कि जो अपना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है वहाँ से एक हिस्सा टूटा और जो हिस्सा अपनी जो हिस्सा टूटा तो वह भारतीय प्लेट कहलाने के कारण ऊपर जाके जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशिया प्लेट से टकराई। यूरेशिया का मतलब क्या है, एशिया और यूरोप। तो यहाँ पर अपना एशिया है और ये अपना यूरोप है, तो इस भूखंड में जाके टकराया और वहाँ पर क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। उसके बीच में भी कौन था, तो टेथिस सागर था। कौन था, टेथिस सागर। इनकी परिभाषा दोनों की, कॉबर की और दोनों की सेम है। तो बीच में टेथिस सागर जो था वो यहाँ से क्या अवशिष्ट पदार्थ ले गया और इस प्लेट के कारण क्या हुआ, टकराने के कारण वो जो अवशिष्ट टेथिस सागर में अवशिष्ट पदार्थ थे उन्होंने क्या किया, हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। अच्छा, अब इनकी बात इतनी तो क्लियर है, तो जब इन दो जन की बात कैसी हो रही है अपनी, तो सिमिलर हो गई। कैसी हो गई, तो सिमिलर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या कहा, 7 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट में टकराई और बीच में आने वाला टेथिस सागर ने हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। सेम है, इसलिए दोनों की ही व्याख्या क्या है, उत्तम मानी जाती है हिमालय पर्वत के रूप में, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी अपन बात लिखते चलेंगे कि 7 करोड़ वर्ष पहले, कब, 7 करोड़ वर्ष पहले, कब, कौन सी, भारतीय प्लेट, कौन सी प्लेट, भारतीय प्लेट कहाँ पर टकराई, तो यूरेशिया प्लेट में टकराई। यूरेशिया प्लेट में, यूरेशिया प्लेट से टकराई। तो बीच में जो टेथिस सागर था वो काय के रूप में परिवर्तित हो गया, तो हिमालय पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। अब आपको थोड़ा सा हम बता दें, मान लो यहाँ पर अपना क्या है, जो दक्षिण गोंडवाना लैंड है, यहाँ से टूटे और यहाँ जाके चिपक गए, ठीक है, यहाँ से टूटे और यहाँ जाके चिपक गए। कंडीशन वही है, हिमालय का निर्माण उसी तरह होगा जिस तरह कॉबर का भूसन्निधि सिद्धांत है उसकी पुष्टि किसने कर दी, प्लेट से क्या होगा, प्लेट से टकराकर किसने कर दी, तो मॉर्गन और आइजैक ने भी कर दी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको समझेंगे, किसको, हिमालय पर्वत को। जो हिमालय पर्वत है इसका निर्माण ऐसे नहीं हुआ जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ से प्लेट गई और ऊपर जाकर सीधी गई और हिमालय को सीधे एकाएक पूरा निर्माण होगा, तो ऐसे नहीं भाव। इसके लिए बहुत सालों का समय लगा। तो जब आपको पता है हिमालय पर्वत के 1, 2, 3 हिस्से हैं, कितने हिस्से हैं, 3 हैं, तो 4 हिस्से, मतलब और भी हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। तो इसके जो हिस्से हैं, हिस्से समय समय के अनुसार निर्मित हुए हैं। कैसे हुए हैं, समय समय पर निर्मित हुए हैं। तो सबसे पहले आपको जो सिनोजोइक युग है, जो अपना कौन सा अपना, तो सोनोजोइक युग में अब किसका, बृहद हिमालय, किसका, तो जो बृहद हिमालय है, कौन सा, बृहद हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ, तो सिनोजोइक का इयोसिन और ओलिगोसिन महाकल्प में ही किसका निर्माण हुआ, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो हम थोड़ा आपको बता दें, यहाँ एक आपके इंपोर्टेंट फैक्ट है, इनको लिखते भी जाएंगे आप लोग कि जो बृहद हिमालय है, कौन सा, बृहद हिमालय, उसका निर्माण कब हुआ, तो आपको याद करना है यहाँ पर जो
सिनोजोइक युग। यदि हम सिनोजोइक युग के दो कालखंड कौन कौन से, इयोसीन युग, इयोसीन कल्प और ओलिगोसन कल्प, ओलिगोसन कल्प, यानी ये कालखंड है किसके, सिनोजोइक के। याद रखना ये है अपना महायुग, कौन सा है ये अपना महायुग। इसी के दो खंड हैं, इसके दो कालखंड हैं, इयोसीन युग और ओलिगोसन में ही किसका निर्माण हुआ, तो बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, बात समझ में आई ना। तो बृहद हिमालय का निर्माण किस कब हुआ, कब हुआ, तो सिनोजोइक युग के इयोसीन और ओलिगोसन कल्प में हुआ है। अच्छा, अच्छी बात है, ठीक समझ में आ गया। अच्छा, तो अब दूसरा पार्ट अपना कौन सा है, लघु हिमालय। दूसरा पार्ट कौन सा है अपना, कौन सा है, तो लघु हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है। अच्छा, यदि हम लघु हिमालय की बात करते हैं तो इसका निर्माण मायूसीन कल्प में हुआ। जी क्वेश्चन है पेपर के, किस कल्प में है, मायूसीन कल्प में हुआ। अच्छा, अब आपको एक बात समझ में आ रही है, सबसे ऊपर पहले सबसे ऊपर निर्माण हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो देखो इसी टाइम इसी को समझ के चलना है। सबसे पुराना बृहद हिमालय, उसके बाद कौन, उससे थोड़ा सा नया कौन सा हो गया अपना, तो लघु हिमालय। फिर नीचे कौन सा जाएगा अपना, शिवालिक, तो वो सबसे नया होगा। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और इनके जिस समय भी आप याद करते हैं, जिस सिनोजोइक युग है उसके बाद जो युगों को बांटा गया है, थोड़ा सा और ऊपर आया, थोड़ा सा और ऊपर, जैसे जैसे ऊपर आया आते गए समय में, वैसे वैसे इनका निर्माण होता गया। तीसरा हिमालय जो है अपना कौन सा, शिवालिक। कौन सा है अपना, तो शिवालिक। यदि हम शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक का निर्माण कब हुआ, प्लायोसीन कल्प में। किसका, तो शिवालिक, शिवालिक का निर्माण कब हुआ, तो प्लायोसीन कल्प में, प्लायोसीन कल्प में निर्माण हुआ। ठीक है। अब आपको एक बात और बता दें, जब अपन ने भी कल चट्टानें पढ़ी थी तो सबसे बाद में पढ़ी थी अपन ने क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें और टरसरी क्रम की चट्टानें। क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें और टरसरी क्रम की चट्टानें ही जो सबसे बाद में निर्मित हुई थी वो इसी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, तो वो इसी हिमालय पर्वत का हिस्सा है, बस वो थोड़ा सा नया है। कब है, मतलब वो थोड़ी सी नई है, इसको आप सोच के चलेंगे तो वहीं पर पहुंच गए अपन के, नहीं पहुंच गए। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि जब ये क्या हो रहा है, देखो ये पुराना, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर ये नया, तो फिर इसका मतलब हुआ कि जो हिमालय पर्वत है ये युवा पर्वत कहलाता है। कौन सा है, युवा पर्वत, नया मतलब नया पर्वत है। तो इसी को तभी तो बोलते हैं, इसको युवा पर्वत भी बोलते हैं, इसको नवीन बलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो हिमालय को, थोड़ा सा दो क्वेश्चन याद करके चलेंगे आप लोग। हिमालय पर्वत को ही क्या किया जाता है, तो युवा पर्वत के रूप में जाना जाता है, और इसी ही के कैसा जाना जाता है, तो नवीन बलित पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नवीन बलित। अच्छा, तो एक चीज़ और पढ़ी अपन ने ऐसी कि हिमालय पर्वत को आकार बढ़त जा रहा हो, का हो रहा हो, बढ़त जा रहा हो। तो हाँ, बिल्कुल सत्य है कि हिमालय पर्वत को आकार बढ़त जा रहा हो। कैसे, तो अब हम आपको बताएं। आपको पता होना चाहिए कि जो अपनी धरती है, जो प्लेटें हैं, क्या है, प्लेटें हैं, पहले पेंजिया में आती, 5 में आती कि नहीं आती। तो जब जी 5 में आती तो जी आज अपन को कैसी दिखाती, ऐसी फूट गई, 5 की 5 फूट गई। तो रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कछु, कि पहले तो जी सब इकट्ठे थे, फिर धीरे 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 खिसकते गए, खिसकते गए, खिसकते गए, खिसकते गए, और क्या हो गया, दूर दूर पहुंचता है। तो आप इतना भी लगाओ अंदाज, तो जी और भी दूरी ना बढ़ा रही हैं, जी प्लेटें और ना खिसक रही हैं। जब आपको पता है कि प्लेटें क्या हो रही, खिसक रही हैं, तो जब आपको पता होने के बावजूद भी कि यहाँ पर जो यूरेशिया प्लेट है उसके नीचे भारतीय प्लेट है, और जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे खिसकेगी तो उसका जो ऊपर का मलबा होगा या उसका जो अपशिष्ट होगी, जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे, तो वो ऊपर धीरे धीरे क्या होगा, कटेंगे। आप करके भी देख लेना, एक लूज चीज, किसी भी चीज को
एक पट्टी के नीचे से खिसका के देखना, तो उसका ऊपर का हिस्सा या रखना, लेकिन बिल्कुल कड़ी स्थिति में, ठोस में, तो उसका ऊपर का हिस्सा छुलेगा, और छुलेगा तो उसका ऊपर क्या होगा, वो बढ़ेगा। बात समझ में नहीं? तो आपको बताया, हमने बताई हुई थी आपको कि जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में बताई थी, जो प्लेटें होती हैं ये हर साल में 4 से 12 सेंटीमीटर तक खिसकती हैं। जब ये खिसकें और एक दूसरे की तरह नीचे जे हैं ऐसी ऐसी, तो का हो जाए, हिमालय पर्वत को का हो जाए, ऊंचाई ना बढ़े ना, तो जो ऐसा हो ही रहा वो आगे भी वो चले, हो जाए ना हो जाए, क्योंकि जो तो खिसके ही नहीं, वे तो खिसकती ही है, प्लेट उनको रूल ही है। और एक दिन ऐसा भी आया कि जैसे कहीं का हो जाए, पाँची की पाँची फिर से कट्टी का होंगे, घलें एक दूसरे में या एक दूसरे से मिले, तो जो चीज़ तो होनी है। तो हिमालय पर्वत कैसा है अपना, एक युवा पर्वत है, और दूसरा अपना कौन सा है, तो नवीन बलत पर्वत के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपना अगला पॉइंट क्या याद करके चलना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1500 से लेके 1850 मीटर की ऊंचाई पर, कहते हैं 1500 से लेके 1850 1900 के सम तक, लगभग 1500 से लेकर 1850 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर झीलीय निक्षेपों का निर्माण, झीलीय निक्षेपों के द्वारा करेवा नामक मैदानों का निर्माण होता है। क्या होता है, तो करेवा नामक मैदानों का निर्माण होता है। अब कैसे होता है तो हम थोड़ा सा आपको बता देंगे, हम पूरा समझाएंगे, पहले इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। करेवा, तो करेवा एक तरह के मैदान है, क्या है, एक क्षेत्र है जो झीलीय निक्षेपों के द्वारा निर्मित होते हैं। और इन करेवा में सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट याद करके चलना है, यहाँ पर बादाम अखरोट, ठीक है, बादाम अखरोट और जाफरान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बादाम अखरोट और जाफरान। एक क्वेश्चन पेपर एक क्वेश्चन है, याद करते हैं। तो करेवा नामक स्थान पर ये 3 पॉइंट याद करके चलना है, बादाम अखरोट जाफरान, इनकी क्या होती है, खेती की जाती है, या इनको पैदावार यानी इनकी पैदावार की जाती है। अब हम थोड़ा सा आपको बता दें झीलीय निक्षेप का है। तो देखो एक बात बताएं हम आपको, अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपको पता है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई है, जब ऊंचाई है तो ऊंचाई पे क्या है, जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु का टेम्परेचर कम होता जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालय पर्वत कितना ऊंचाई पर कितने ऊंचाई पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो जाती है। तो जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं तो ऊपर जाकर जो वायुमंडल में जो क्या होता है, बर्फ़ जम जाती है। जब इतना टेम्परेचर कम जाता है, वहाँ पर जब बर्फ़ जम जाती है, तो बर्फ़ जमा होने के कारण वहाँ पर जो हिमालय पर्वत है, वहाँ पर खंड के रूप में कट के जब बर्फ़ पिघलती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। जो पानी भर जाता है तो उसको अपन झीलों के रूप में कहने लगते हैं कि वो क्या है, झीलें। अब उन झीलों में वो झीलों में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो उनके द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद, किसके द्वारा, उन झीलों के द्वारा लाए गए अवसाद। अब उन्हीं झीलों से क्या निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं वहाँ से बारहमासी, वहीं से तो ये सब कुछ वहीं से तो होता है। तो उन्हीं झीलों से क्या होता है, अवसाद आते हैं। तो ऊपर वाले हिस्से में जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ पर करेवा नामक झीलीय निक्षेप अर्थात झीलों का भी निक्षेप होता है, यानी झीलें क्या होती हैं, छेड़ हो जाती हैं और अवसाद के रूप में जमती जाती हैं। तो वहाँ उन मैदानों को करेवा नाम बोलने लगते हैं। और उस करेवा नामक स्थान पर किसकी खेती की जाती है, बादाम अखरोट जाफरानी की खेती की जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है, क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, हिमालय के बाद उत्तर के विशाल मैदान पर। इतना हो गया। अभी अपन को महत्व देखना है, क्योंकि तीनों का महत्व बताएंगे हम, क्योंकि दक्कन के पठार का महत्व नहीं बताया था अभी हमने, इसका महत्व नहीं बताया था, और उत्तर की पर्वत का, और इसका अभी उत्तर का विशाल मैदान और पढ़ लें, उसके बाद अपन पूरा महत्व कर लेते हैं, क्लियर, बस खत्म करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाएंगे हम कहाँ पर, तीसरे भाग पर। यदि हम तीसरे भाग की बात करते हैं तो उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, यदि हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं तो यदि हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए नियोजोइक कल्प, कौन सा कल्प, नियोजोइक कल्प के प्लोस्टीन और हेलोस्टीन, कौन कौन, प्लोस्टीन कल्प और हेलोस्टीन कल्प, किसके, तो पहले लिख लेते हैं अपन, क्या कर लेते हैं कि हिमालय पर्वत पर उत्तर के विशाल की नियोजोइक युग। अच्छा, ये युग कब आएगा, सिनोजोइक के बाद ये युग आ गया। तो इस युग के बाद, इस युग में कौन सा, प्लोस्टीन तथा होलोस्टीन
कल्प में क्या हुआ, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। अब आप समझना उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। आपको पता हो अभी हाल हमने क्या बताया था, जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर पानी बर्फ जमी हुई है, और वहाँ पर जो बर्फ जमी है तो वहाँ पर क्या होता है, पानी का बहाव होगा। जब बर्फ पिघलेगी तो वहाँ पर पानी बहाव होगा, और वो नदियों के रूप में वहाँ से आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नदियाँ जो निकलती हैं हिमालय पर्वत से, आपने देखना है सिंधु नदी, ठीक है, सतलुज नदी, रावी, ब्यास, ठीक, गंगा, यमुना, ठीक है, कोसी, गंडक, घाघरा, इस सारी नदियां हैं हिमालय पर्वत से निकल के आती हैं, सबको पता है, ठीक है। निकलने का कारण ही बता दिया, ऊपर बर्फ जमी है, बर्फ पिघलेगी, वही नदियां 12 मासी होती, क्योंकि बर्फ तो ऑटोमेटिक पिघलती रहेगी और ऊपर बनती रहेगी, इसलिए क्या होता है, क्या होती नदियाँ निकलती रहेंगी। तो आप दिमाग लगाओ, ये चीज़ें कभी बंद नहीं होने, ये चीज़ें चैन की तरह हैं, सिनोजोइक नियोजोइक, भूलेगा नहीं भूलेगा। तो जो उत्तर का विशाल मैदान है इसका निर्माण किससे, हिमालय के बाद में होगा। किसके बाद में होगा, हिमालय के बाद में होगा, क्योंकि जब ये नदियां आई हैं वहाँ से, तो वहाँ अपने साथ अपसादों को बहाकर लाती हैं मिट्टी को, किसको, मिट्टी को। तो जो मिट्टी आएगी तो वहाँ से बहकर, तो उस विशाल मिट्टी के कारण क्या होगा, विशाल जो बहुत सारी नदियां हैं, आपको पता होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक अपन गौर करेंगे तो हमने बताया ना, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु, गंगा, यमुना, ठीक है, कोसी, गंडक, गोमती, ठीक है, मई, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं, अपने हिमालय से। और जब इतनी सारी नदियां जो हिमालय से निकलेंगी तो ये 12मासी नदियां हैं, और जब ये 12मासी नदियां हैं तो इनमें बहाकर आने वाला क्या, अपना अवशेष, जो अपना जो होते ना अवसाद बहा कर लाते हैं। तो जो बहा कर लाने के अवसाद के कारण क्या होते जाते हैं, मिट्टी, कचरा, कूड़ा सब कुछ बहा कर ले आओ। और जब क्या होता है, मिट्टी का निर्माण तो होता है, देखो पत्थरों से। किससे होता है, पत्थरों से। आपने देखा होगा कि नदी में क्या होता है, यदि आप लोग अपने आसपास की नदियों में कभी आप लोग जाओ ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा पत्थर जो होते हैं बिल्कुल चिकने और गोल हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब पानी का बहाव होता है तो उसमें बड़े बड़े पत्थर क्या होते हैं, एक दूसरे में घलते हुए और उसमें बहते हुए चले जाते हैं। अब जब एक दूसरे में घलेंगे तो वो पत्थर टूटेंगे, जब वो पत्थर टूटेंगे तो वो महीन महीन क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बंध जाएंगे। अब छोटे छोटे टुकड़े में बनेंगे तो उसको बोल लगते हैं अपन अवसाद। क्या बोल लगते हैं, अवसाद। अब वो इतने भयानक पत्थर है। अब हिमालय पर्वत तो पूरा क्या है अपना, हिमालय पर्वत क्या है अपना, पूरा का पूरा क्या है, पत्थर का है। अब पत्थर वहाँ से खिसकेंगे, जब खिसकेंगे तो उसमें उसके पत्थर टुकड़े जब नदियों उधर बहा कर आएंगे तो एक दूसरे में घलेंगे, जब निकल लगेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और छोटे होंगे, और छोटे होंगे, और छोटे। तो जब ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बदल जाते हैं तो उसी के द्वारा इन विशाल मैदान का निर्माण होता है। किसका, इस विशाल मैदान का निर्माण होता है। अब इसके द्वारा ऐसा नहीं है, और जो मैदान है इनके द्वारा भी जो यहाँ पर जब मैदान बने हैं तो उसके नीचे भी जो पुराने पेड़ वनस्पतियाँ थी वो भी चप जाती हैं। होटा में ऑटोमेटिकली है, जब मैदान बाढ़ आएगी, मिट्टी बहा कर आएगी, लाएगी, मिट्टी बन के पत्थर टूटेंगे तो मिट्टी बनेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, परत की परत क्या होगी, जमती जाएंगी। तो पहले समय में जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ थीं तो जी क्या होती, क्या दबी, एक मिट्टी की, एक बार बाढ़ आई, नदियाँ आई, नदियाँ निकावना, मिट्टी की एक परत बिछाई, नीचे की चीज़ चप गई, दूसरी बार आई फिर एक परत बिछाई, फिर पहली बार चप गई। तो ऐसे ऐसे वनस्पतियाँ में चपी हैं। तो वहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम के भी मिलते हैं, मैदान मिलते हैं। तो आप थोड़ा सा समझेंगे, जो यहाँ पर 2 क्वेश्चन याद करके चलना है जो पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान में नदियों द्वारा, किसके द्वारा, नदियों द्वारा बहा कर लाया गया, नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद क्या करते हैं, मिट्टी का निर्माण, विशाल मिट्टी मैदान का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसको अपन उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं, ठीक है। अब जो पुरानी मिट्टी हो जाती है, जिसमें जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बोला जाता है क्या, बांगर। और जब दूसरी परत उस बांगर के ऊपर जाती है उसे बोला जाता है खादर। तो नवीन मिट्टी यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी, उसी को जलोढ़ मिट्टी भी तो बोलते, वही तो है अपनी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ को, किसको,
पुरानी जलोढ़ को क्या बोला जाता है, बांगर, और नवीन जलोढ़ को क्या बोला जाता है, खांदर। बस यही चीज़ याद करके चलना है अपन को कि उत्तर की विशाल मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा बहा कर लाया गया अवसाद से होता है, और एक बार आने के बाद जो पुरानी हो जाती है फिर दूसरी साल फिर से पानी बहा कर लाती है, तो जो पुरानी मिट्टी होती है उसे अपन बांगर बोलते हैं या पुरानी जलोढ़, और जो अपनी नई फिर से दूसरी परत के रूप में जम जाती है उसको नवीन जलोढ़ बोलते हैं। और ये मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, दक्कन का प्रायद्वीप, दक्कन की श्रेणियाँ पढ़ ली, उत्तर का विशाल पर्वतमाला पढ़ लिया और उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम कुछ शब्दों में आपको महत्व बता दें। हिमालय पर्वत का जो महत्व है पहले आप समझेंगे, तो अब मैप पे आ जाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी समझते चलेंगे अपन लोग। क्या करेंगे कि जो अपना हिमालय पर्वत है इसका महत्व क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो महत्व यही है कि हिमालय पर्वत हमारे भारत की राजनीतिक तथा प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप पॉइंट याद करके चलना। हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, हिमालय। तो ये हमारा राजनैतिक, कौन सा, राजनैतिक तथा प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। कौन, तो हिमालय पर्वत। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी महत्व को तो अपन को समझना है। अच्छा, प्राकृतिक सीमा का हमें यूज का है, तो हम आपको बता दें आजकल पड़ोसी का दुश्मन है कि नहीं। तो अपन को पहली बात इतनी अच्छी सेफ्टी है हिमालय पर्वत से कि जी इतने देश, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र तो हमारा जो अपनों का है, एक सैनिक का काम तो अपना हिमालय पर्वत करता है। आपको बताएं हम आपको, थोड़ा समझ के आप लगाओ कि मतलब एक सैनिक का काम, मतलब एक पार्ट का, एक सीधे पूरे हिस्से का सैनिक का काम कौन करता है, तो हिमालय पर्वत करता है। तो एक तो राजनीतिक रूप से अपन थोड़ी सी क्या है, संभले हुए हैं, अच्छी बात है। दूसरों फैक्ट का याद करने, दूसरों फैक्ट क्या याद करके अपन को महत्वपूर्ण क्या पॉइंट देखने अपन को, जो जलवायु निर्धारण होता है हिमालय पर्वत हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि जलवायु निर्धारण भी किसके द्वारा होता है, तो हिमालय के द्वारा होता है। अब कैसे, अब हम आपको बताएं दे रहे हैं कैसे। ऊपर से आने वाली बर्फीली हवाएं, ऊपर से जो उत्तर मतलब एशिया का उत्तरी ध्रुव है, वहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं जो हमारे लिए हमें ठंड से बचाती हैं, ठंड से बचाने के लिए जो हिमालय पर्वत है एक दीवाल का काम करता है। यानी कि ये क्या होता है, उन ठंडी हवाओं को अपने पास नहीं आने देता और हम कैसे रहते हैं, सेफ रहते हैं। तो हमने बताया ना, राजनीतिक और प्राकृतिक दोनों रूप से जो हमारे मौसम का निर्धारण, तो आप समझ में आ रहा कि मौसम का निर्धारण करता कौन है, तो हिमालय करता है। ठीक है, किसका, तो मौसम का। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसको समझना, ये लिखते भी जाना, अगर लिख लो तो या समझते जाओ। ठीक है, दूसरी चीज़। अच्छा, अब तीसरा क्या है, अब आपको हम एक पद बताएं। जैसे जैसे हिमालय पर्वत पे आते हैं तो बहुत सारे उसी प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटियाँ, समझ में आ रही, वैसी पर्वत चोटियाँ, वैसी अपने यहाँ पर तो खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, तांबे, मैंगनीज, यूरेनियम वगैरह वगैरह, यहाँ पर बहुत सारी धातुएँ मिल जाती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से आते वैसे वैसे पेड़ पौधे मिलेंगे, वैसे वैसे जैसे ऊपर बर्फ थोड़ी नीचे आए, कम बर्फ यहाँ पर अपन को पेड़ पौधे दूसरे टाइप के मिलेंगे, फिर यहाँ पर दूसरे टाइप के, फिर यहाँ पर दूसरे टाइप के। तो इस तरह यहाँ पर जैव विविधता हमें देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। तो आपको बता दें, हिमालय पर्वत को जैव विविधता का भंडार बोला जाता है। वेरी वेरी मोस्ट है, हिमालय पर्वत को जैव विविधता का, किसका, जैव विविधता का भंडार भी बोला जाता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमने क्या बता दिए, खनिज भी प्राप्त किए जाते हैं। क्या है, एंथ्रेसाइट कोयला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंथ्रेसाइट कोयला जो कोयले की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है, अपने भारत का जो एंथ्रेसाइट कोयला है एकमात्र यहीं से निकाला जाता है, हिमालय पर्वत से। कहाँ से निकाला जाता है, हिमालय पर्वत के हिस्से से ही निकलता है एंथ्रेसाइट कोयला। इसको सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। और इसी में क्या प्राप्त होता है अपन को, विभिन्न प्रकार के यूरेनियम खनिज, यूरेनियम हो गया, अभ्रक हो गया, यूरेनियम हो गई, चांदी हो गया, तांबा होगा, मैंगनीज होगा, यानी ये सारी मतलब लगभग अच्छी उच्च क्वालिटी की धातुएं होती हैं वो इसमें पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, मैदान पर। हिमालय पर्वत का महत्व देख लिया, अब आ जाएंगे अपन मैदान पर। ठीक है, अब इसको समझ लेंगे थोड़ा सा आपको। यदि हम
उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जहाँ पर मैदान होगा वहाँ, जहाँ पर नदियाँ होंगी मैदान होगा, जहाँ पर नदियाँ होंगी वहाँ पर मैदान होगा, और जहाँ पर नदियाँ होंगी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होगा। और जहाँ पर बेटा जब नदियाँ उपजाऊ मैदान का निर्माण करेंगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, अपन को नहरें, तो यहाँ से नदियों से नहरें निकालने के लिए, क्योंकि पहाड़ पर्वत होंगे तो वहाँ थोड़ी ना नहरें बनेंगी, यहाँ पर सड़कों का सुलभ आना जाना, रेलों को आने जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मदद होती हैं आने जाने में, मतलब सहूलियत होती है अपन को, तो मैदानों में। कहाँ पर? मैदानों पर। थोड़ा सा सेंस लगा के पढ़ना सीखना आप। ऊपर हमें क्या मिले? पर्वत चट्टानें मिली, नीचे हमें थोड़ा सा मैदान मिला, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है। बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो मैदान होते हैं, नदियों से नहरें निकाली जाती हैं, जहाँ पर किसानों को, मतलब जो जनता है भारत की, उसके लिए मतलब पानी की व्यवस्थाएं की जाती हैं, बिजली का निर्माण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैदान के रूप में पाई जाती हैं। और इन मैदानों में जो करोड़ों साल पहले, मतलब करोड़ों साल पहले जो नीचे दब गए, जो वनस्पतियाँ दब गई, मैदानों के निर्माण होते हुए, क्योंकि दबे तो जैसे ऊपर से आएगा मिट्टी बनेगी तो दबेगा, जब दबेगा तो यहाँ से क्या कोयला, पेट्रोलियम, खनिज प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह हमने देखा कि हमें मैदान, उत्तर का विशाल मैदान भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो खेती के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अच्छा है। तीसरी बात आ जाते हैं अपन कहाँ पर? तो दक्कन के पठार पर। यदि हम दक्कन के पठार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दक्कन का पठार। कैसे हुआ निर्माण इसका? तो आपको पता है, हमने बताया था लावा से। इससे हुआ लावा से। लावा के रूप में हमें क्या प्राप्त होते हैं? लावा वाली चट्टानों में हमें क्या प्राप्त होता है? खनिज। क्या प्राप्त होता है अपन को? खनिज प्राप्त होता है। यहाँ होता है। तो जब खनिज प्राप्त होगा तो यहाँ से हमें लोहा, तांबी, चांदी, सोना, पीतल, कांसा, हर एक चीज़ जो धातु के रूप में पाई जाती है वो इसी के हिस्से में पाई जाएगी नहीं। अब इसके कई खंड हैं, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, धारवाड़ का पठार, तेलंगाना का पठार। बात मेरी समझना। तो इसी के हिस्से सारे पठार हैं। जब ये सारे पठार हैं तो इनसे हमें खनिज प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? तो हाँ होंगे, तो खनिज प्राप्त होंगे। अब जब खनिज प्राप्त होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हमारा छोटा नागपुर का पठार है, जिसे भारत की रूर बोला जाता है। इसे भारत की रूर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूर बोला जाता है। ठीक है, क्यों? रूर का मतलब है, अच्छा, रूर का मतलब है यहाँ से निकलने वाले खनिज, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज निकाली जाती है अपने भारत की, याद रखना। तो ऐसे भारत की रूर बोला जाता है। दूसरी चीज़ क्या याद करके चलना? खनिज तो देख लिया हमने। दूसरी क्या याद करना है कि जो अपना दक्कन का पठार है, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर वो पठार है, यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा वहाँ पर निकल गया, तो ऐसे यहाँ पर बहुत प्राकृतिक खड्डे बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? तो यहाँ पर प्राकृतिक खड्डे हैं। अब क्या हुआ? बरसात के कारण वो खड्डे भर चुके हैं, तो उससे हो जाता है तालाबों का निर्माण। आपको पता होना चाहिए। तो हिमालय पर्वत, जैसे आपने देखा ना, यहाँ पठार, यहाँ पठार, यहाँ पठार, यहाँ पठार, यहाँ पठार, बीच बीच में क्या हो जाते हैं? खड्डे बन जाते हैं। तो उन खड्डों में क्या है? पानी भरने के कारण बन जाते हैं वो तालाब। तो आपने पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है आपसे कि दक्षिण भारत में सिंचाई के साधन क्या है, तो आपको पता चल गया क्या है? तालाब। क्या है? तालाब। और ये सब कुछ के सिर्फ नेचर, प्रकृति से मत खेलो, वही सब निर्माण करें, उसी का निर्माण निर्मित हुआ है, सब कुछ है आपके पास में। बात समझ में आ रही? तो नीचे दक्षिण भारत तालाब का निर्माण दक्कन के पठार की मुख्य भूमिका होती है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, तीसरी बात क्या याद करके चलेंगे? तो खनिज हो गया अपने, ये हो गया। ठीक, चलो अच्छा, तीसरी बात क्या याद करना है अपन को? दक्कन के पठार से निर्मित होती है सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट काली मिट्टी। किससे होती है? तो ये होती है काली मिट्टी। अच्छा, काली मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी होती है? ये भी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें जलजान क्षमता भी ज़्यादा होती है। इसको तो अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो काली मिट्टी होती है, तो इन चट्टानों के पठारों से क्षरण होकर क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट मानी जाती है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। कपास इसमें पैदावार किया जाता है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया? चलो अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा कहाँ पर? यहाँ के किनारों पर। ठीक है, क्योंकि है तो सब यही, इसी के अपराजित रूप है, अपक्षयित रूप है कि नहीं? यदि हम किनारों की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, किनारों पर आपने देखा होंगे तट। क्या देखा आपने? तट। तट कटे पटे होना। कैसा होना? तट का कटा पटा होना। कैसा होना? तट का कटा पटा। जब तट कटे पटे होंगे तो अपन को पता होना चाहिए कि बंदरगाहों का निर्माण कैसे होता है? तटों के किनारे पर होता है। कैसे होता है? तटों के किनारों पर। तो बंदरगाह, पोता सड़क का निर्माण संभव किसके कारण हो सका है अपना? तो इसके कारण। किसके कारण? दक्कन के पठार का जो हिस्सा है, जो तटों पर कैसा है? कटा पटा। क्योंकि जहाँ लूज होगी, मिट्टी होगी, वहाँ कट जाएगी, और जहाँ पर स्ट्रांग होगा यानी पावरफुल होगा तो वहाँ पर मजबूत होगा, तो वहाँ पर पानी नहीं काट पाएगा पत्थर को। तो वो क्या बन जाती हैं? बहुत बड़े बड़े क्या हो जाते हैं? बंदरगाह का रूप ले लेते हैं। तो आपने देखा हुआ चारों तरफ क्या है?
क्या है, बंदरगाह। बात मेरी समझ में आई? लॉजिक से पढ़ना, आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, लॉजिक से पढ़ो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्लियर हो गई ना? चौथी चीज़। पांचवी चीज़ अपन को क्या याद करके चलना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होना क्या है आपको, कि जो अपना पश्चिमी घाट है, क्या होता है, जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर होती है भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा के रूप में। जो आपको पता होना चाहिए, भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 3 जगह। कितनी जगह होती है? 3 जगह का। एक तो होती है चेरापूंजी मौसेराम में, दूसरा पश्चिमी घाट, और तीसरा अपना होता है कहाँ पर, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद कर लेना, या भाई आपको बताया जाएगा, फिर भी याद कर लेना। तो यहाँ पर बरसात होने के कारण यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। उस मिट्टी का, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, जो अच्छी किसके लिए पैदावार करती है, तो चाय, कॉफ़ी, बस समझे, मसाले, इनकी क्या होती है, पैदावार होती है। तो हम आपको बता दें, जो हम जी मुंह से बोल रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं। हालांकि ये अपन ने क्या कर लिया, इसका आज का निर्माण, इसका मतलब जी अपने पूरा भारत के बारे में जो भौगोलिक इतिहास है उसके बारे में बड़े बड़े स्तर पर समझ लिया। कैसा? बड़े बड़े स्तर पर समझ लिया है। अब आगे जाके इसी को अपन छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे, छोटे छोटे खंडों में करेंगे। जो अगली यूनिट होते हैं, तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। दो यूनिट आपकी क्या हो गई, आज खत्म हो गई हैं। ठीक है, तो वैसे भी हमें पता है कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आप लोग पढ़ते भी हो। पढ़ते चलो मेरे साथ, आपको क्या करना है आपको पता नहीं चलेगा कब क्या किसे हमने ख़त्म कर दिया किसी सब्जेक्ट को। ठीक है, अब यदि आज वीडियो अच्छी लगती है, मैंने अपना काम कर दिया, अब अपना काम करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।